केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ में मनीमाजरा जल आपूर्ति परियोजना का किया शुभारंभ। 3 नए आपराधिक कानूनों से जुड़ी ई-समन जैसी पहलों की भी करेंगे शुरुआत। पंजाब में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों और सुरक्षा को लेकर चलाया गया ऑपरेशन सील। 7 से 10 सीमावर्ती जिलों में 3,500 से ज्यादा वाहनों की हुई जांच। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में राहगिरी कार्यक्रम में की शिरकत। बोले, सुबह जल्दी उठने से नई ऊर्जा का होता है संचार। एक पेड़ मां के नाम लगाने का किया आह्वान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। वे आज यूटी को कई सौगात देने वाले हैं। दोपहर करीब 12:30 बजे गृह मंत्री ने सबसे पहले यहां मनीमाजरा जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना से मनीमाजरा के निवासियों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति मिलेगी, साथ ही दूषित पानी की समस्या का हल होगा। इस मौके पर अमित शाह ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। 1 लाख की आबादी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पानी हम सबके जीवन में प्राण होता है और पानी के बगैर का जीवन असंभव है। पानी जब दूषित हो, जरूरी मात्रा में उपलब्ध न हो, तो जीवन में अनेक कठिनाइयां और रोगों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज से ये पूरे क्षेत्र के लिए 24 घंटा 365 दिन। इसके बाद गृह मंत्री यहां से यूटी सचिवालय जाएंगे और 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर पुलिस और प्रशासन के साथ चर्चा करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कई पहलों का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति के अनुप्रयोगों का लोकार्पण शामिल है। इस बारे में जानकारी देते हुए चंडीगढ़ की नगर निगम कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने बताया कि मनीमाजरा जल आपूर्ति परियोजना का शिलान्यास 13 नवंबर 2021 को किया गया था। इसके तहत यहां करीब 22 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है, साथ ही 2 भूमिगत जलाशय बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि परियोजना से करीब 14,000 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और मनीमाजरा के लोगों को पानी संबंधी समस्या के लिए चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। पंजाब में स्वतंत्रता दिवस समारोह की शांतिपूर्ण तरीके से सुनिश्चित करने के लिए पंजाब पुलिस ने राज्य भर में सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके तहत कल डीजीपी गौरव यादव की अगुवाई में एक विशेष ऑपरेशन सील 7 चलाया गया, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती राज्य पंजाब की सीमा में प्रवेश करने या बाहर जाने वाले सभी वाहनों की जांच करना है। डीजीपी के निर्देशानुसार सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलाया गया, जिसका उद्देश्य नशा व शराब तस्करों और अन्य समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखना था। विशेष डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर आपूर्ति शुक्ला ने बताया कि इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए गजटेड अधिकारियों और एसएचओ की निगरानी में सीलिंग पॉइंट्स पर पुलिस कर्मियों की अधिकतम संख्या जुटाकर मजबूत नाके लगाने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि 10 जिलों के लगभग 91 प्रवेश निकास बिंदुओं, जो 4 सीमावर्ती राज्यों और यूटी चंडीगढ़ के साथ लगते हैं, पर इंस्पेक्टर व डीएसपी की निगरानी में 1100 से अधिक पुलिसकर्मियों की संख्या के साथ मजबूत नाके लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहनता से तलाशी ली गई और आम लोगों को कम से कम असुविधा सुनिश्चित की गई। वाहनों की जांच करने के अलावा पुलिस टीमों ने वाहन मोबाइल ऐप का उपयोग करके उनके पंजीकरण नंबरों की भी पुष्टि की। विशेष डीजीपी ने बताया कि इस दौरान 3,668 वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 139 के चालान किए गए और 12 को जब्त किया गया। पुलिस ने 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 14 एफआईआर दर्ज की। इस दौरान पुलिस टीमों ने 431 संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सुबह पंचकुला में आयोजित राहगिरी कार्यक्रम में शिरकत की और यहां उन्होंने कई गतिविधियों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर रविवार को होने वाला राहगिरी कार्यक्रम उत्सव, उल्लास, फिटनेस और वेलनेस का एक सफल अभियान बनता जा रहा है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। आज पंचकुला में हुई राहगिरी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं और मातृशक्ति ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सुबह जल्दी उठने से नई ऊर्जा का संचार होता है और यह बेहतर स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है।
उनकी एक सोच थी कि आज वातावरण इतना दूषित हो रहा है, वातावरण में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाई ज्यादा हो रही है, उस एवज के अंदर हम पेड़ ज्यादा लगाएं और एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। और उसके तहत मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहूंगा, क्योंकि हमने पिछले दिनों जब 75वां वन महोत्सव हरियाणा के अंदर मनाया, एक निर्णय हमने ये लिया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा हम एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। सीएम ने बताया कि इस कार्यक्रम की थीम एक पेड़ मां के नाम है। इस अभियान के तहत हम प्रदेश भर में 50 लाख पेड़ लगाएंगे। वहीं मौके पर मौजूद पंचकुला के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए यह कार्यक्रम बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। इन गतिविधियों से युवाओं में टीम भावना और अनुशासन की भी भावना विकसित होगी। इस कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें साइकिल रैली, योग सत्र, नृत्य प्रदर्शन और विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं शामिल थीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपने असम दौरे के दौरान मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि साक्षात शक्ति स्वरूप मां कामाख्या से हरियाणा के अपने परिवारजनों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मातृशक्ति की सेवा में हम समर्पित हैं और सदैव रहेंगे। हरियाणा प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य, हरियाणा के लोगों का स्वास्थ्य उत्तम रहे और हरियाणा विकास की नई नई बुलंदियों को छूता रहे। दुनिया में जिस प्रकार से भारत एक नई ऊर्जा के रूप में उभर करके आया है, नई शक्ति के रूप में उभर करके आ रहा है, और गति से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र में हमारा हरियाणा का भी पूरा शक्ति के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ 2047 तक विकसित राष्ट्र में अहम भूमिका अदा करेगा। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कल फरीदाबाद में करोड़ों रुपए के सड़क, नाला, फिरनी और पार्क सौंदर्यकरण के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि देश के पीएम मोदी और प्रदेश में सीएम नायब सिंह के नेतृत्व में सरकार ने सबका साथ, सबका विकास की नीति पर चलते हुए विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। फरीदाबाद को दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के साथ जोड़ने का काम किया गया है, जिससे यहां उद्योगों के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों में भारी इजाफा हुआ है। प्रदेश सरकार ने आयुष्मान और चिरायु कार्ड देकर गरीबों को बीमारी पर होने वाले खर्च से चिंता मुक्त किया है। हरियाणा के युवा योग्यता के आधार पर नौकरियों में लग रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि सरकार आमजन की मौलिक समस्याओं को दूर करने के लिए निरंतर विकास कार्य कर रही है और लगातार यह विकास कार्य चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होगी, तभी विकास कार्य जल्द से जल्द पूरे होंगे। आपके क्षेत्र में जो भी विकास कार्य रह गए हैं, उनको भी जल्द पूरा करवा दिया जाएगा। कभी जहां जिंदगी की चहल पहल गूंजा करती थी, आज वहां दूर तक तबाही का मलबा और मौत का सन्नाटा बिखरा पड़ा है। केरल के वायनाड में भूस्खलन के अपने साथ सैकड़ों जीवन बहाकर ले जा चुका है। आपदा कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा उसके पीछे छूटे निशानों से होता है। लेकिन यह आपदा आई कैसे? विनाश की भेंट चढ़े लोगों के परिजन, पर्यावरणविद और आम लोग, सबका यही सवाल है। लोग पूछ रहे हैं कि तबाही की बार बार दस्तक की तरफ से राज्य सरकार अनजान बनी क्यों बैठी रही। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद वर्षों से चेतावनी दे रहे थे कि वायनाड और आसपास के जिलों में जारी अंधाधुंध उत्खनन आपदाओं को बुलावा देने जैसा है। इसके बावजूद राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण इस ताबड़तोड़ उत्खनन को अनुमति देता रहा। पर्यावरणविदों का कहना है कि आज वायनाड जिस आपदा का सामना कर रहा है, वो मानव निर्मित त्रासदी है, जिसमें कांग्रेस और लेट की राज्य में एक के बाद एक आई सरकारें भरपूर रूप से शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा नियमों में बदलाव करके खनन आसान बनाना हो या फिर केंद्र की सलाह की अनदेखी करना, इस लापरवाही की कीमत सैकड़ों मासूम लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी है। भारत सरकार की ओर से दी गई थी 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया
कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। खनन के साथ साथ वायनाड के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में बेहिसाब निर्माण कार्य भी हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। हर वर्ष वायनाड में 12,000 से अधिक इमारतों का निर्माण होता जा रहा है। 1950 के दशक में वायनाड का 85% हिस्सा वनों से ढका हुआ था। 2018 आते आते इस वन क्षेत्र का 62% हिस्सा गायब हो चुका है। वनों की इतनी भयंकर कटाई ने पूरे क्षेत्र में भूस्खलन और बाढ़ का भीषण संकट खड़ा कर दिया है। वायनाड के लोग पूछ रहे हैं कि घटना के बाद वहां पहुंचे राहुल ने बीते 5 वर्ष क्या किया। लोगों का यह आक्रोश उनके खिलाफ नारेबाजी के रूप में भी सामने आया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत कल संपन्न हो गई। ये लोक अदालत नई दिल्ली में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य नागरिकों और को यथासंभव सरल और त्वरित न्याय प्रदान करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह पहल की थी। लोक अदालतें सुलभ और कुशल न्याय प्रदान करती हैं जो त्वरित और किफायती होती हैं। कल लोक अदालत के अंतिम दिन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस लोक अदालत में 1000 से अधिक मामलों का निपटान किया गया। लोक अदालत में दीवानी, भू अधिग्रहण और वैवाहिक मामलों का समाधान किया गया। मेघवाल ने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से समाधान करना भारतीय संस्कृति की परंपरा है। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य नागरिकों के लिए न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाना है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज कल पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी के कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी सरबजोत सिंह से मिलने उनके गांव थीन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरबजोत के माता पिता को बधाई दी। शूटर सरबजोत सिंह को गले लगाते हुए अनिल विज ने उनके माता पिता से कहा कि सरबजोत सिंह ने अंबाला, हरियाणा और देश का परचम दुनिया में लहरा दिया है। उन्होंने ढोल की थाप पर भांगड़ा कर पाते हुए सरबजोत के साथ नाचकर खुशी बनाई। अनिल विज ने कहा कि मेरी मेहनत आज कामयाब हो गई जब अंबाला के बेटे ने पेरिस ओलंपिक में देश के लिए पदक जीता है। अंबाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविधाएं तैयार की जा रही हैं ताकि हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लें और देश व प्रदेश का नाम रोशन करें। अंबाला के लिए, हरियाणा के लिए और भारत के लिए ये बहुत फक्र की बात है। और अंबाले का तो बच्चा बच्चा नाच रहा, झूम रहा, गा रहा जिस दिन से सरबजोत ओलंपिक में मेडल जीत के लाया। और इससे वहीं सरबजोत ने भी कहा कि आज अनिल विज उनसे मिलने पहुंचे और उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा उनसे मिलके और कांग्रेट्स और वो काफ़ी खुश थे और हमें मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो घर पे आए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह से फोन पर बातचीत कर उन्हें पेरिस ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल मैच के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उम्मीद जताई कि हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर सफलता की नई कहानी लिखेगी। पूरा देश इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि भारत ने 52 साल के लंबे अंतराल के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम को हराया। खेल के कुछ तकनीकी पहलुओं को साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने हरमनप्रीत को सलाह दी कि वे टीम के सेंटर में उन जगहों पर ध्यान दें जहां से हाल ही के मैचों में ऑस्ट्रेलियाई टीम द्वारा अधिक पास दिए गए थे। बहुत अच्छा ते अभिषेक भी और तुसी भी एक दो बारी पता नहीं हो गया कि रॉन्ग टाइम ते तुसी बाहर बैठे सी। हाँ दो पेनल्टी कॉर्नर ਤੁਹਾਡੇ बिना लेने पै गए ना। हाँ पर बहुत मुबारक वाली गल है कि 52 सालों बाद ते ओलंपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੂੰਗਾ ਮੈਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆ। ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਔਰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।